भारत के अनाज उत्पादन में वायु प्रदूषण का सीधा और नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। एक शोध में ये चेतावनी दी गई है कि हाल में धुएं में बढ़ोतरी की वजह से अनाज के लक्षित उत्पादन में कमी देखी जा रही है। करीब 30 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सांख्यिकीय मॉडल विकसित किया जिससे ये अंदाजा मिलता है कि घनी आबादी वाले राज्यों में साल 2010 के मुकाबले वायु प्रदूषण की वजह से गेहूं की पैदावार 50% से कम रही। खाद्य उत्पादन में करीब 90% की कमी धुएं की वजह से देखी गई, जो कोयला और दूसरे प्रदूषक तत्वों की वजह से हुआ, जबकि भूमंडलीय तापमान बढ़ोतरी और बारिश के स्तर की भी 10% बदलाव में अहम भूमिका है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस समस्या से निकलने के लिए शोध किया जा रहा है। बिहार ने रबी मौसम में गेहूं, दलहनी, तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरुआत की है। अब राज्य कृषि विभाग अनुदान दर पर उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराएगा। इसके तहत गेहूं, दाल और तिलहन के अलग अलग किस्मों के बीज काफी मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि किसानों को इसकी कोई कमी न हो। इन बीजों का वितरण सरकारी बीज प्रतिष्ठानों के माध्यम से कराया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था पहली बार कृषि विभाग ने की है। गेहूं के बीज 10 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे। दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज का वितरण 25 रुपए प्रति किलो की दर से कराया जाएगा, जिसके तहत चना, मसूर और मटर के बीज मिलेंगे। तिलहनी फसलों में राई, सरसों, सूर्यमुखी और मूंगफली के बीज का वितरण होगा, जो अलग अलग दर पर उपलब्ध होंगे। इस साल बुआई घटने के बावजूद सोयाबीन की पैदावार बढ़ने का अनुमान है। दरअसल मानसून देर से आने और बीज की किल्लत के कारण सोयाबीन कम बोया गया, लेकिन मानसून के अंतिम दिनों में बेहतर बारिश और अनुकूल मौसम से इसकी उत्पादकता अधिक रहने से पैदावार ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर सोयाबीन की कीमतों में आ रही तेजी पर भी पड़ेगा और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। पहले के अनुमान के मुताबिक इस खरीफ में सोयाबीन की पैदावार 104.36 लाख टन है, जो पिछले साल की पैदावार 94.76 लाख टन से करीब 10% अधिक है। मध्य प्रदेश में पैदावार करीब 39% बढ़कर 60.24 लाख टन रही, जबकि दूसरे प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में पैदावार 30.72 लाख टन रही। एक रिपोर्ट के जरिए कृषि मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादन में बिहार ने 30% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, जबकि इस मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने की योजना बनाई है। दूसरी हरित क्रांति के जरिए बिहार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बिहार में लगभग 52 लाख हेक्टेयर सकल बुआई क्षेत्र है, जिससे 151 लाख टन अनाज का उत्पादन किया जा रहा है। ये प्रदेश खरीफ और रबी फसलों के औसत उत्पादकता में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर है। पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं, इन राज्यों में 720 लाख टन अनाज, 32 लाख टन दलहन और 18.4 लाख टन तिलहन का उत्पादन किया जा रहा है। शून्य से कम तापमान में भी अब सब्जियों का उत्पादन संभव हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल में अब किसान पूरे साल कृषि कर पाएंगे। 6 माह की अवधि तक अत्यधिक हिमपात के कारण देश से कटे रहने वाले इस क्षेत्र में मड पॉली हाउस तकनीक किसानों के लिए सहायक बनेगी। ऐसे में अब -22 डिग्री तापमान में भी सब्जी उत्पादन संभव हो पाएगा। अब स्थानीय किसानों को भी इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। ये तकनीक पॉलीशीट पॉली हाउस के मुकाबले कहीं सस्ती है। वहीं इसके लिए पॉलीशीट को छोड़कर अन्य मटेरियल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि पॉलीशीट पॉली हाउस में रात के समय तापमान बाहरी तापमान से 2 डिग्री कम हो जाता है, जो पौधों के लिए हानिकारक है। जबकि मड पॉली हाउस में रात 1:30 से 2 बजे तक पॉली हाउस के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से 20 डिग्री तक अधिक बना रहता है। इस कारण पौधों की ग्रोथ अधिक हो पाती है।
चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े चाय उत्पादक देश भारत में इस बार चाय उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। भारत का चाय उत्पादन चालू वित्त वर्ष 2013-14 के पहले 5 महीने में 2.48% की मामूली गिरावट के साथ 61.07 करोड़ किलोग्राम रह गया। असम और पश्चिम बंगाल से उत्पादन कम रहने की वजह से कुल उत्पादन घटा है। चाय बोर्ड के ताज़ा उत्पादन आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान देश का चाय उत्पादन 62 करोड़ 63 लाख किलोग्राम था। असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के राज्यों में चाय उत्पादन घटकर 50.07 करोड़ किलोग्राम रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 52.52 करोड़ किलोग्राम था। चाय उत्पादन के करीब 70% भाग की खपत देश में ही हो जाती है। सब्जियों के राजा आलू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने नायाब खोज की है। अब जल्द ही ऐसे आलू बाजार में उपलब्ध होंगे जिनमें किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये आलू आकार में भी एक जैसा होगा। एक शोध में ये सफल परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों ने क्लोन से संक्रमण रहित आलू पैदा किए हैं। इन क्लोन को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर किसानों को आलू की खेती करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आलू का क्लोन तैयार करने की योजना बनाई गई। क्लोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी नए आलू की पैदावार की जाती है तो सभी आलू संक्रमण रहित पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के साथ ही जिला स्तर पर निगरानी समितियां भी गठित की जाएंगी। मौजूदा प्रस्ताव में 5 स्तर कमेटियों का गठन प्रस्तावित है। तय किया जाएगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में कोई खामियां नहीं रहें। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज न मिलने की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी और आयोग में की जा सकेगी। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के किसान गोष्ठी में क्यों छाई रही हल्दी की खेती की बात। साथ ही बंजर जमीन को इस्तेमाल में लाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें बना रही हैं कौन सी नई योजनाएं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, जिला स्तर पर किसान गोष्ठियों और मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अलग अलग जिलों से आए किसान विशेषज्ञों के साथ साथ कृषि से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। यहाँ मौजूद लोगों ने एक दूसरे से अपना अनुभव साझा किया। साथ ही कृषि संबंधित समस्याओं और आधुनिक कृषि पर भी चर्चा की। इस मौके पर कृषि से संबंधित उत्पादों की दुकानें भी लगाई गयी। इस गोष्ठी में मौजूद किसानों को मकई और हल्दी की खेती के बारे में भी जानकारी हासिल हुई। हल्दी की खेती में अपनी पहचान बना चुके किसान ने अपने अनुभव गोष्ठी में मौजूद लोगों के साथ साझा किए। हल्दी की खेती को और लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में किसानों को बताया। जो वैरायटियां हमारे क्षेत्र विशेष के लिए रिकमेंड की गई हों, उन्हीं को मैं बोता हूँ। यहाँ असल में सही बात ये है कि किसानों को ये जानकारी ही नहीं है कि हल्दी की खेती इस क्षेत्र में हो सकती है। हमारे उत्तरी भारत में 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया टाइम है। हाँ, और जब ये उगकर आती है तब तक इसकी नलाई गुड़ाई हो जाती है और बरसात फिर शुरू हो जाती है। ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए बोते टाइम कि उस जगह पर हल्दी को न बोएं जहाँ जल भराव की समस्या है। इसके लिए दोमट जमीन बहुत फायदे की होती है। बंजर जमीन को इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार नीति बना रही है। सरकार बंजर जमीनों पर रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है। देश भर में ऐसी जमीनों की पहचान कर बंजर भूमि पर उद्योग लगाने की योजना सरकार बना रही है। देश में काफी ज्यादा बंजर भूमि मौजूद है जिसका इस्तेमाल किसी काम में नहीं किया जाता। ये बंजर भूमि बेकार पड़ी है। इन जमीनों का इस्तेमाल सरकार उद्योग लगाने के लिए करना चाहती है। इस पहल से जहां बंजर जमीन का इस्तेमाल होगा, साथ ही रोजगार के नए विकल्प भी सामने आएंगे।
जहां एक तरफ केंद्र सरकार बंजर जमीन पर उद्योग धंधे लगाने की बात कर रही है, वहीं पंजाब सरकार बंजर जमीन को इस्तेमाल में लाने के लिए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार बेकार पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना चाहती है। इस पहल के जरिए ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाकर किसानों के लिए आय का स्रोत पैदा किया जाएगा। इससे राज्य में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही किसानों को खेतों में नलकूप चलाने के लिए बिजली मुहैया कराई जाएगी। कृषि को बुनियादी रूप से और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अनाज की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के साथ साथ कृषि को फायदेमंद बनाने के लिए शीत भंडार गृहों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला किया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अलावा सहकारी क्षेत्र और कृषक उत्पादन संगठनों के द्वारा किसान ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बैंक और कृषक संगठन प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर किसानों को ऋण मुहैया कराएंगे, जिसका फायदा किसान उठा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ बागवानी, डेयरी, मांस उत्पादन और मछली उत्पादन के साथ साथ अन्य कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी लोगों को मिलेगा, जिसका असर कृषि उत्पादन पर भी दिखेगा। चीनी उद्योग की बिगड़ी आर्थिक स्थिति और गन्ना के बकाये से परेशान किसानों की हालत को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आई है। सरकार अब इस समस्या का स्थायी समाधान चाहती है, जिसको लेकर खाद्य मंत्रालय विधिवत रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट में गन्ना किसानों के बकायों को जल्द से जल्द निपटाने और मिल मालिकों के गन्ना भुगतान की दर को लेकर आ रही समस्या पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही गन्ना मूल्य निर्धारण में राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से पैदा होने वाली परेशानियों पर भी राज्यवार ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 3-4 चीनी मिलें हैं जो किसानों का बकाया भुगतान करने में विफल रही हैं। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस समस्या को निपटाया जाए, ताकि इसका असर चीनी के उत्पादन पर ना हो। इसको लेकर सरकार ठोस कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई में देरी होने से चीनी उत्पादन में करीब 15% की कमी आ सकती है। दरअसल देरी से गन्ने की रोपाई होने से चीनी की रिकवरी और घट सकती है। 2013-14 रोपाई सत्र में उत्तर प्रदेश में 65 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, लेकिन लागत से कम दाम होने के कारण मिलों की आर्थिक सेहत पर खासा असर पड़ा है। अनुमान है कि इस साल भारत में चीनी का उत्पादन 2.35 करोड़ टन रह सकता है, जो देश की कुल खपत का लगभग बराबर है। इस बीच मिलों ने अपने संयंत्रों में रख रखाव का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगले 4 से 6 हफ्तों में मिलों में रख रखाव का काम पूरा हो जाएगा। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों ने की और मदद की मांग। रबर बोर्ड ने देश में रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर के गैर पारंपरिक इलाकों में रबर उत्पादन का विस्तार करने का फैसला किया है। केरल में रबर उत्पादन अधिकतम स्तर के आसपास पहुंच चुका है। रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने और इसकी किल्लत दूर करने के लिए गैर पारंपरिक इलाकों में इसका उत्पादन करना जरूरी है। बोर्ड ने पूर्वोत्तर में करीब 1.50 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की खेती करने का फैसला किया है। अभी पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, असम, मेघालय और नागालैंड में 1,03,500 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की खेती होती है और सालाना 48,000 टन का उत्पादन होता है। कोट्टयम में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी पूर्वोत्तर में 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की है। देश में इस वक्त 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की खेती होती है और इससे सालाना करीब 7.5 लाख टन उत्पादन होता है। देसी गायों की घटती मांग और जर्सी गायों की बढ़ती मांग को देखते हुए हिमाचल सरकार सख्त कदम उठा रही है। दरअसल देसी गाय जर्सी गाय की अपेक्षा कम दूध देती हैं और इसी वजह से पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों में देसी गायों को लेकर लगाव कम होता जा रहा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए उनकी नस्लों में सुधार करने का फैसला किया है।
इसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में सर्वेक्षण किया जा रहा है और देसी गायों की नस्लों में सुधार करने के साथ ही सरकार ने गोवंश संवर्धन बोर्ड का भी गठन करने का फैसला किया है। अभी तक राज्य में देसी गाय को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई थी। अगर देसी गायों की नस्लों में सुधार नहीं किया गया तो जल्द ही देसी गायों की संख्या में बहुत कमी हो जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी के गोंडा जिले में मत्स्य उत्पादन पर छात्र केवल शोध ही नहीं करेंगे बल्कि इस संस्थान में मत्स्य उत्पादन के बीज भी तैयार किए जाएंगे। देश में बनने वाला पहला मत्स्य की उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र में शोध करने वाले छात्रों को मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर मछली उत्पादन के तौर तरीकों पर योजना बनाने के साथ ही उस पर काम भी किया जाएगा। यहाँ पर मछली की नई नई प्रजातियों पर अध्ययन के साथ ही उनका विकास किया जाएगा। मछलियों के अंडे यहाँ पर पैदा किए जाएंगे। इस केंद्र के बनने से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छात्रों को शिक्षण में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मत्स्य के प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने से विकास की गति को एक नई दिशा मिलेगी। इससे क्षेत्र के साथ ही राज्यों में विद्यार्थियों को मत्स्य उत्पादन के बारे में शिक्षा हासिल करने और शोध में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक लक्षित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की गई है। सरकार ने राज्यों को इसके लिए जगहों का चुनाव करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं, सौर पार्क, माइक्रो ग्रिड को भी इस योजना से जोड़ा गया है। इस पूरी मेगा योजना का खर्च अगले 5 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक आएगा। हालांकि योजना के 2-3 साल बाद खर्च करीब 20,000 करोड़ रुपए तक घटने का अनुमान है। वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रति मेगावाट 6.5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। हालांकि सरकार सभी संभावित मॉडलों जैसे VGF, पावर बंडलिंग, राज्यों की मदद आधारित मॉडल पर राज्यों की योजनाओं के मुताबिक विचार कर रही है। स्कूल में मिड डे मील की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों ने केंद्रीय सहायता बढ़ाए जाने की मांग की है। राज्यों का तर्क है कि अनाज की ढुलाई से लेकर रसोई घर बनाने और रसोइये के मानदेय के भुगतान में मुश्किलें आ रही हैं। लिहाजा केंद्र को मिड डे मील में मानदेय बढ़ाने की जरूरत है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है बेहतर प्रशिक्षण, निगरानी और कार्य कुशलता से मौजूदा खर्च में भी इसे काफी बेहतर किया जा सकता है। मिड डे मील को बेहतर और पौष्टिक बनाने के लिए राज्यों ने केंद्र सरकार से योजना पर नए सिरे से विचार करने और मिड डे मील पर होने वाले खर्च को बढ़ाने की मांग की है। सबसे बड़ी समस्या रसोइये को दिए जाने वाले मानदेय को लेकर सामने आ रही है। राज्यों का कहना है कि रसोइयों को दिए जाने वाला मानदेय बहुत कम है, जिसका असर मिड डे मील पर पड़ रहा है। देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए केंद्र सरकार जहां राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी शिक्षा में सुधार के लिए पहल कर रही हैं। और इसी कोशिश के तहत बिहार सरकार ने राज्य के वंचित तबकों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए विशेष शिक्षक और स्वयंसेवक नियोजित करने का फैसला किया है। ये वो शिक्षक होंगे जो गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये केंद्र उन सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में चलाए जाएंगे जिनके इलाके में बच्चे विद्यालय जाने से वंचित हैं। ऐसे केंद्रों के लिए शिक्षकों के नामित करने की जवाबदेही प्रधान अध्यापकों या प्रधान शिक्षकों की होगी। इन केंद्रों पर भी बच्चों को वही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे जो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को पढ़ाए जाते हैं। राज्य सरकार की इस कोशिश से उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश या मजबूरी में स्कूल नहीं जा पाते। शिक्षक और बच्चों के परिजन राज्य सरकार की इस पहल से खासे उत्साहित हैं। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के साथ जल्द ही देश में स्मार्ट ग्राम योजना भी शुरू हो सकती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने सरकार के सामने इस दिशा में काम करने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, कंपनी दिसंबर तक सरकार को इस मामले में रिपोर्ट पेश करेगी। इन्फोसिस ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को आपस में मिलाकर एक योजना बनाने का भी सुझाव दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने अपने राज्यों में खुले में शौच पर लगाम लगाने के लिए
ठोस कदम उठाएं। साथ ही मानव मल के वैज्ञानिक निपटारे, प्राकृतिक रूप से ना सड़ने वाले कचरे को अलग करने, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने और गंदे पानी को साफ करने के लिए जैव अपघटक या दोहरे कूड़ेदान लगाने के लिए कदम उठाएं। अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्यों को खुले में शौच मुक्त भारत की खातिर विशेष कार्यक्रम शुरू करने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण परिवारों द्वारा शौचालयों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की गई है। दुनिया भर में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या जितनी है, उसका करीब 60% हिस्सा भारत में है। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप इस पते पर हमें लिख सकते हैं info@greentvindia.com।